इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक करोड़ों का साम्राज्य है। वैसे मैं आकलन तो नहीं कर सकता, पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता। ये सब प्यार और मेहनत का बुनियाद है। लेकिन जैसे ही मैं इंटर किया इस पैलेस पे, वाकई अद्भुत लगा। अंबिकापुर में होगा लेकिन मैंने देखा नहीं है। और मैं बता दूं कि इस वक्त मैं हूँ बिंकी बाबा जी के आशियाने में, खूबसूरत महल में। और इस महल में आकर के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी महीनों से कह सकते हैं मेरी इच्छा थी कि बाबा जी से रूबरू हो सकूं, इनसे ढेर सारी बातें कर सकूं, राजनीतिक मुद्दों पर बातें करूं और इनके निजी जीवन पर भी कुछ सवालात करूं। बसदई में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, चुनावी माहौल पर बातचीत चल रही थी, लोगों से फीडबैक ले रहा था। वहाँ के काफ़ी लोगों से मैंने सुना बिंकी बाबा के बारे में, खूब तारीफ़ें मैंने सुनी। तब से मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई कि उनसे अब मिलना ही है। और आज बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा कि इनके महल में आज रूबरू होने का मौका मिला। तो आइए इनके बारे में आपको भी इनकी निजी जीवन में और राजनीतिक पहलुओं पर बातचीत का ये अंश आप तक भी प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले बाबा जी, मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के सादर प्रणाम। बाबा, पहला सवाल यही है, राजघराने में जो बच्चा जन्म लेता है, जिनकी बहुत छोटी उम्र होती है, उस समय आपको किन चीज़ों की तकलीफ़ें होती थी, क्या दिक्कतें होती थी? बड़ा जिज्ञासा होता है ये जानने की। देखिए, ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस परिवार में को पैदा किया। और राजघराने की बात यह है, तो राजघराने में जो भी पैदा लेता है, ऊपर वाले ने उनको सरसंपन्न बनाया। हाँ, जो एक गांव में जाते हैं, परिवार में किसी को तकलीफ होती है कि पढ़ाई कैसे करवाएंगे मेहनत करके, तो हमारे पिताजी भी बहुत सरल स्वभाव थे। मैं अपनी पढ़ाई 3वीं तक यहाँ हॉली क्रॉस में पढ़ा। फिर उसके बाद क्योंकि पिताजी लोग को लगा कि बाहर भेजना चाहिए, तो मेरा ननियाल इंदौर में था, बड़वानी करके, वहाँ पे स्कूलिंग किया दिल्ली कॉलेज में। लेकिन जो एक संस्कार होता है, राजघराने बहुत सारे राजघराने हैं, तो सबको एक जैसा संस्कार, तो जैसा हम कहेंगे बचपन से जैसा हमारा पालन होता है, जैसे जो चीज़ हमको सिखाया जाता है, वो चीज़ से हम ढलते जाते हैं। तो मेरे पिताजी जो क्योंकि सरल थे, स्वर्गीय उमेश्वर सिंह देव, वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। आज उन्हीं के बदौलत मेरे पास डेयरी है, खेती है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। जब आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं तो राजघराने की बात नहीं आती। राजघराने का अर्थ ये है कि अगर हम इस राज्य में, अगर इस घराने में पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए पूरी यहाँ का जो एक पहले स्टेट रहता था, आज जो एक संभाग है, वहाँ के लोग हमारे लोग हैं। उनको एक प्रेम मिलना चाहिए, उनको व्यवहार मिलना चाहिए, और उनको कभी नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे अलग हैं। पैदा होना एक अलग बात है, लेकिन एक आपका व्यवहार होता है, आपका कर्म होता है, आप क्या कर्म कर रहे हैं। अगर आप आज दिनेश भाई मेरे साथ बैठे हैं, मेरे को वो चीज़ गर्व हो रहा है कि आपने इस लायक मुझको समझा कि एक इंटरव्यू के रूप में, जो नहीं आप नहीं मिले होंगे तो आपको भी लगता होगा कि फलाना ये, मैं भी जो खेती बाड़ी में एक कुर्ता पैजामा पहनने का शौक हो गया तो पहना हूँ, दिखाने का क्या है, पर वो भगवान ने दिया है। आज हम भी खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जितना बनता है। मेरे पिताजी ने यही सिखाया कि हम सबके साथ एक व्यवहार करें। बाबा, हजारों करोड़ के मालिक ट्रैक्टर चलाते हैं? अब जिनने देखा है, अब दिन में आते, क्योंकि अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है एक उम्र के साथ साथ। लेकिन मेरे पिताजी जब खेती, सबसे पहले मेरे को आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पूरे घर में जो भी जिम्मेदारी, डेयरी भी था, खेती भी था, कुछ दुकानें थे, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी मेरे को एक एक करके दिए। सब एक साथ नहीं दिए कि तुम पूरा घर संभालो। सबसे पहले मेरे को जिम्मेदारी मिला खेती का, पहला। उसमें एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं पहले बार गया, अब खेती के बारे में उतना जानकारी नहीं, पढ़ लिख के आए, खेती करना है, एक जुनून भी था, चलो मेहनत करना है। जब मैं देखता था, पहले खुद नहीं कर पाता था, नहीं किया था, कोड़ी नहीं चलाया था, ट्रैक्टर नहीं चलाया था, लेकिन जाके खड़े होकर दिन भर, सबसे बड़ा चीज़, मेरे पिताजी ने कभी यहाँ किसी को लेबर नहीं माना, एक परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग ने माना। जब वो उन लोग कर रहे हैं, दिन भर ये कर रहे हैं, इतना खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं बोला अब मैं भी करके देखता। उससे एक क्या वातावरण बना पता है, जब मैं खुद मेहनत करना चालू किया तो लोग और घुल गए कि जब ये कर सकता तो हमारे संग जुड़े लोग हैं। अब वो भी अपना परिवार चलाने के लिए, 100 परिवार हमारे यहाँ अगर हमारे काम कर रहे हैं तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और मेरे लिए लेबर नहीं है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हमारी ज़मीन से हम जो भी कमा रहे हैं उनके बदौलत कमा रहे हैं।
आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है बाबा, और कहाँ तक हुई है? स्कूल तीसरी क्लास तक आपको जैसे बताया हॉली क्रॉस में पढ़ा, यहीं अंबिकापुर में। फिर चौथी से लेकर 12वीं तक दिल्ली कॉलेज इंदौर स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई हुई। मेरे नाना जी वहाँ नानी रहती थी, लेकिन मैं हॉस्टल में रह के किया वहाँ पे। अच्छा। हॉस्टल में था, पर तो हॉस्टल में रहने के बाद आप खुद को एक इंडिपेंडेंट के रूप में खुद को काम करने का गुण मिलता है। कपड़े धोने भी पड़ते थे, खेल कूद में हॉस्टल के अंदर अच्छा क्योंकि अच्छा स्कूल था, जाना माना स्कूल था। उसके बाद फिर वहाँ से पूना गया, बीकॉम किया। सामान्य परिवार होते हैं वो एक तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर भागम भाग चलता है रोजगार के लिए, कैरियर के लिए, कि कैसे जीवन का गुजर होगा, कुछ रोजगार हो जाएगा तो परिवार चला पाएंगे। आपने कहा कि बीकॉम आपने किया, फिर एमबीए की तैयारी थी। आपका करियर उस वक्त जब नौजवान थे, जब एक जुनून था, राजघराने से ताल्लुक, करियर फिर किस में बनाना चाहते थे? मैं तो एमबीए करना चाहता था कहीं जाके किसी संस्था में, लेकिन बहुत अच्छा काम किया मेरे बड़े पिताजी ने, क्योंकि अपने लोगों के बीच में जो रह के महसूस होता है ना, अब बाहर जाते कहीं कर रहे हैं अपने लिए करते। लेकिन यहाँ जब मैं आया 2001 में पढ़ाई करके, 2-3 साल कुछ नहीं किया, एक रहता है। लेकिन 2004 से जब खेती बाड़ी, फिर ऊपर वाले का दया था, जब मेहनत करना चालू किया तब पता चला कि मेहनत क्या होता है। जो आपने कहा कि आज पढ़ाई करने का था, आज भी बहुत सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। आपके पिताजी आपको क्या बनते हुए देखना चाहते थे? कभी उन्होंने फोर्सली ये कहा कि बेटा तुमको ये बनना है, ये करके दिखलाना है? उनका हमेशा स्वभाव था कि समाज को, परिवार को, सबको जोड़ के चले। और उनका कहना था जहाँ आपकी खुशी है वहाँ खुश रहिए, लेकिन किसी का दिल को मत दुखाइए, किसी के साथ गलत मत करिए, और जो करिएगा सिर उठा के करिए ताकि लोग बोलें कि हाँ कुछ किया है, नाम होना चाहिए। मैं तो उनने मना किया, बोले नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग कहाँ से जुड़े थे? खेती से, शुरू से जमीन से। शुरू में मैं भी धोखा खाया, जो चीज़ भी हुआ वो अपने भाग को तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो चीज़ आप मेहनत और लगन के साथ करिएगा ना, चाहे मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत का सदस्य रहा, उस चीज़ में एक मेहनत, एक लगन होना चाहिए और एक अपनापन होना चाहिए। जो भी कार्य करिए वही सिखाया उनने, पूरे लगन से करिए, मेहनत आप करिएगा, सफलता वो देता है। 2009 में अचानक ऐसा क्या हुआ, अब वहाँ के लोगों का प्रेम देखिए। मेरे पिताजी यहाँ से लड़े, मैं चाहता तो यहाँ से लड़ सकता, लेकिन वहाँ के बसदेई के लोग मेरे बड़े पिताजी के पास गए, बोले कि हम विंकी बाबा को यहाँ से चाहते हैं जिला पंचायत लड़ना। और सौभाग्य देखिए कि वहाँ के परिवार के रूप में मैं तो एकदम नया था, बड़े पिताजी का चेता, लेकिन जब आप लोगों के बीच में गए, आपका बात उनने सुना, आपका व्यवहार देखा, लोगों में एक, और अपने को भी एक, उस टाइम तो और युवा थे तो लगा कि कुछ करना है। तो उस टाइम करते 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 2009 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, लगभग 5200 वोट से वहाँ से जीता मैं, जिला पंचायत के सदस्य के रूप में रुका, और फिर लोगों के बीच में जाना शुरू हुआ। ऐसे ही करते करते फिर पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे लोग जब जानने लगे तो बुलाने लगे। जब लोगों के बीच में जाने के बाद ये महसूस हुआ, हाँ ये असल में जो राज परिवार की आप बात कर रहे हैं ना, वो राज परिवार के लिए सबसे जरूरी उनका प्यार और उनका जो लगाव है ना, वो होना चाहिए। जब अगर ये नहीं है तो फिर राज परिवार होने का कोई मतलब नहीं। राज परिवार में तो आप पैदा कर दिया भगवान, उस जगह तो सदस्यता आपको कोई हटा नहीं सकता, भगवान ने भेजा। लेकिन उनके दायित्व क्या है? अगर आपके सामने कोई मर रहा है, आप खड़े होकर देखते रहेंगे? अगर आप किसी को खून का जरूरत है, आपके पास कोई आस लेके आ रहा है, तो आप खड़े होकर देखते रहेंगे? मेरे में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि संस्कार ऐसा दिया। अब लोगों से जुड़ाव बढ़ते गया और लोगों को एक विश्वास जागा कि हाँ विंकी बाबा में क्वालिटी है, तब ना लोगों ने वहाँ से जिताया। 2013 में फिर से मेरा नाम आया था विधानसभा के लिए। सौभाग्य नहीं था कि टिकट मिले कांग्रेस का, लेकिन उस टाइम मेरे पिताजी प्रथम आपके कांग्रेस के अध्यक्ष जब जिला बना सूरजपुर 2010 में मेरे ख्याल से बना, तब वो प्रथम 10 या 12 में जब भी बना, 2012 की बात, 12 में बना, तो वो प्रथम जिला अध्यक्ष हुए थे। वहाँ से लोगों ने पूरे क्षेत्र में जब दौरा किया तो नाम आया था, तो उस टाइम नहीं मिल पाया, टिकट नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन लोगों के लिए करते करते ये जरूर महसूस हुआ कि हम अपने स्वार्थ के लिए मत जिए। 13 में भी आपने कहा कि किसी कारणवश जो भी रहा होगा नहीं मिल सका। 18 में एक मौका हो सकता था आपके लिए, चूंकि जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, उसके बाद एक अलग तरह का एक पहचान आपका बना। ये 13 से लेकर के 18 तक अब 23 आ गया है,
पिताजी भी नहीं कर पाए, किसी कारणवश उनको भी नहीं मिला, आपको भी अब तक नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं, क्यों इससे आपको दूर रखा गया है? जिस पार्टी से इतना जुड़े रहना, जिस पार्टी के लिए इतनी आस्था है, उस पार्टी की तरफ से ये तोहफा नहीं मिल पाया अब तक? देखिए, एक दो चीज़ होता है इसमें। एक आपको एक लालसा होती है कि मेरे को ये बनना है, और एक बिना स्वार्थ के काम करना। हम लोग ने बिना स्वार्थ के काम किया, और उसका परिणाम आप जाके देखिए। 2013 तक मेरे पिताजी चुनाव तक थे, उसके 2013 से मुझे एक दायित्व मिला, बहुत बड़ा दायित्व था। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होना जिला का बहुत बड़ा होता है, तो एक काम करने का दायित्व है। तो उसको मेरा फर्ज क्या था, मैं अपने लिए लड़ूं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूं। 2013 से 2018 में आपकी सरकार आई, मेहनत नहीं किया होता, वेंकी बाबा या सबको साथ में लेके नहीं चला होता, तो क्या वहाँ पे आप विधानसभा तीनों जीतते? क्या 2014 में जब भाजपा की सरकार थी, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष बैठा होता कुर्सी में? 2018 में जब चुनाव हुआ, उसके बाद नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं दौड़ा, कांग्रेस पार्टी के लिए दौड़ा। और वहाँ जो उस सक्षम व्यक्ति थे जो उस पद को गरिमा समझ सके और लोगों के लिए कर सके, मेरा तो प्रयास ये रहेगा। इतना योगदान रहा है आपके परिवार का, खुद आपका, फिर संगठन ने मोहब्बत करना बंद क्यों कर दिया? नहीं, मोहब्बत एकदम है, लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि मेरे में क्षमता हो, मेरे से भी अच्छे लोग भी हैं जिनके उनसे अच्छा, मेरे से अच्छा कार्य कर सके। अब आने वाले 2023 में आप देखिएगा, और अच्छा काम हुआ है, उसका परिणाम आपको दिखेगा सामने। आपने खुल करके ये कह दिया है कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा प्रेमनगर विधानसभा से, चाहे टिकट पार्टी दे या न दे। ये मैंने नहीं कहा कि टिकट पार्टी दे या न दे, हाँ, क्योंकि वहाँ की पब्लिक का ये एक सोच है कि वेंकी बाबा उनके लिए, क्योंकि मैं 2009 से 2013 एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया, फिर जिला अध्यक्ष संगठन के मुखिया के रूप में काम किया। मेरी क्या जिम्मेदारी बनती कि मैं वो खुद काम वहाँ पे लूँ, ठेकेदारी मैं करूँ? ऐसा कोई जिला अध्यक्ष पूरे छत्तीसगढ़ में आप खोज के दिखा दीजिए, जब पंचायत का चुनाव हो रहा है संगठन के लिए, तो मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए बात नहीं किया वहाँ पे, ना आज कर रहा हूँ। अगर पार्टी उस लायक समझती है, लोग वहाँ के समझते हैं, अगर आप इतने घूमे, आप क्षेत्र में बहुत सारे विधानसभाओं में गए, तो लोगों का इच्छा नहीं रहता क्या कि वो मेरा जनप्रतिनिधि रहता? अगर लोग इच्छा जाहिर करें तो मैं उनको क्यों निराश करूँ? क्या मेरा दायित्व बनता है कि अगर कोई आपसे उम्मीद कर रहा तो मैं उनको निराश करके यहाँ से भेज दूं? अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, फिर क्या स्टैंड होगा आपका? मैं क्या बोला, मैं किसके लिए लड़ा? मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है। एक बात, फिर तो आपको निर्दलीय लड़ना पड़ेगा ना बाबा, अगर टिकट नहीं देती है तो। एकदम अगर जनता की ये मांग है, जनता ये चाहती है कि वेंकी बाबा प्रतिनिधित्व करें, विधानसभा में जाएं, हमारे लिए लड़ें, हमारे क्षेत्र का डेवलप कराएं, जैसे आपकी अच्छी सोच है, वो अच्छी सोच धरातल पर भी दिखनी चाहिए, काम के तौर पर दिखनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर पब्लिक ये चाह रही है, उसमें जो इंटरव्यू में मैंने बोला, हाँ चुनाव लड़ना है, एक इच्छा रहती है। 2023 आ गया, 2009 से मैं खुद सक्रिय राजनीति में था। 2009 से लेकर 13 तक मैं ऐसा जिला पंचायत सदस्य, लोग अधिकारियों के बीच में बोल के, ये हमारे एक सीमित क्षेत्र रहता है 30 पंचायतों का, उसके लिए हम काम कर पाते हैं, तो हम खड़ा होकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम बोल सकते थे। आज मैं किसके पास बोलने जाऊँ, आप बताइए? जो प्रतिनिधि बने हैं उनको बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के पास जा रहे हैं और वो काम नहीं होता, तो पब्लिक का तो निराशा वहाँ पे आता है ना। आपको विश्वास करके अगर वो बोल रहा है कि हाँ आपका चेहरा देख के मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और आप वहाँ पे झूठे बन रहे हैं, तब किस मुँह से उनके पास जाएंगे? अगर आज आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग के जिज्ञासा है कि उनको एक बार हम ऐसा विधायक देखना चाहते हैं या एक जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या क्या गलत सोच रही है पब्लिक? आप अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो उसका राजनीतिज्ञ ये कहते हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि जब आपका जो खेमा है वो कांग्रेस खेमा है, और अगर ये दो भागों में बट जाएगा तो फायदा तो बीजेपी को हो जाएगा। आपकी कोई साठगांठ है क्या बीजेपी से अंदरूनी? अगर साठगांठ रहती तो मेरे को उनके पार्टी में जाके टिकट मांगने में क्या दिक्कत था? वहां से भी लोग का ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ रहता है, एक विचारधारा की रहती है। अगर बीजेपी से साठगांठ रहती तो मैं 2018 में फिर क्यों नहीं आई बीजेपी वहां पे? साठगांठ एक दिन का नहीं रहता है, एक विचारधारा की लड़ाई है। जब तक चुनाव है, आप एक पार्टी की अलग विचारधारा रहती है, आपकी अलग है, लेकिन हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि रह जाए, वो कांग्रेस कराए, भाजपा कराए, कोई भी पार्टी कराए, उनको चुन के किसने भेजा? पब्लिक ने।
उनकी जिम्मेदारी बनती क्या बनती है, हम पब्लिक को उनके लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, उनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनके लिए, चाहे वो बिजली हो, पानी, छोटी छोटी समस्या है। कोई आपके यहाँ रोटी मांगने नहीं आ रहा कि मैं भूखा मर रहा हूँ मेरे को दे दूँ, लेकिन अगर आपके प्रति निष्ठा रखता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ। बाबा, मुझे महाराज जी का एक इंटरव्यू याद आता है, जब सीएम चुने जाने की बारी आई थी, जब पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को, तो राहुल गांधी जी ने उनसे एक प्रश्न किया था कि महाराज जी, मतलब आप नहीं तो कौन, अगर बाय द वे आपको सीएम नहीं बनाते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि आपकी जगह पे कौन हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने आंसर नहीं किया, ये बताया महाराज जी ने। यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर संगठन शीर्ष नेतृत्व आपसे पूछे कि भाई अगर आपको विधायक नहीं देते हैं तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, फिर आपका कोई नाम आएगा सामने? शेष नेतृत्व को तो पूछने का अधिकार है नहीं। अब देखिए, क्योंकि 2019 में जब तक मेरे को जिम्मेदारी थी मैंने निभाया। और दूसरी चीज, पब्लिक बोलती है, नेतृत्व को बोलने से या किसी जनप्रतिनिधि के बोलने से वो चीज़ नहीं होता है। आप एक बार अपने कार्यकर्ताओं को, पेड़ का जड़ मजबूत होगा तो पेड़ मजबूत रहेगा। अब कार्यकर्ताओं को मत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आज संगठन से सत्ता आता है, संगठन में जो लोग हैं उनसे ये सवाल पूछिए। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं तो संगठन में किसी पद में नहीं हूँ। जिस तरीके से आप दावे कर रहे हैं, जैसा खुल करके मैदान पर उतर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। फिर आप इस सवाल में हस्तक्षेप करूंगा, क्योंकि वहां के लोगों का प्रेम, मैं उनको निराश नहीं देखना चाहता। मेरा खेती है, अभी बताया, अगर मैं वहां पे खड़ा होता हूँ और उनके वहां के लोग ने फैसला किया कि नहीं आपको होना है, अगर उनकी लड़ाई के लिए मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं जा रहा। अगर वो जनप्रतिनिधि के रूप में वहां से चयन होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वहां के लोगों के लिए उनने चुना तो उनका काम होना चाहिए। नहीं, अगर लड़ता हूँ, नहीं चुना जाता हूँ तो मेरा खेती कोई नहीं ले जाएगा। मैं लूटने नहीं जा रहा हूँ वहाँ। जब 2018 में एक माहौल निर्मित हो गया था कि यहाँ से सीएम बाबा बनेंगे, तो खुल करके लोगों ने वोट किया था, बाबा को सीएम देखते हुए, बनते हुए देखना चाहते थे। ऐसा हुआ नहीं। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। दूसरा ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आप भी ये मानते हैं कि बाबा बघेल की लड़ाई में वास्तव में विकास से थोड़ा सा दूर रहा सरगुजा संभाग? देखिए, तो जो चीज़ 4.5 साल में क्या विकास हुआ नहीं हुआ तो पब्लिक को सब पता है। लोगों के बीच में, हाँ, निश्चित रूप से अगर इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने होते, लेकिन वो मुख्यमंत्री से भी कम नहीं है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आज भले दे रहा है, दुरुस्त है, आज हैं उस पद में। कांग्रेस पार्टी ने उस लायक समझा होगा तो आज बनाए। उस टाइम जो भी विचारधारा था, आज कोई भी पार्टी में अगर हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखने लग जाए तो फिर पार्टी कहाँ से है? फिर तो हम अपना देख रहे हैं ना। उनने तो अपना स्वार्थ नहीं देखा। आदरणीय भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनका 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, फिर से चुनाव में जा रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि दोबारा हो, जैसे 15 साल भाजपा ने राज किया, हमारी कांग्रेस पार्टी 20 साल करे। लेकिन जो दायित्व जिसको मिलता है, जो जनप्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो योजनाएं ऊपर से आ रही हैं, योजनाएं तो खाली सरगुजा के लिए नहीं बना होगा, जो योजना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बना होगा, उसका वहाँ से जो भी रूपरेखा बना है वो आखिरी धड़ तक जाए। अब किस कारण से नहीं जा पाया, किस क्या है, लोग बोलते हैं खिस्तान रहता, तो ऐसा नहीं है कि खिस्तान है, ये है। हमको सबसे पहले हमारे लिए दायित्व क्या है? परिवार, और परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी। सरगुजा से 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया है बीजेपी संगठन ने। जिनको टिकट दिया गया है 4 विधानसभा में, प्रतापपुर विधानसभा, भटगांव विधानसभा, प्रेमनगर विधानसभा और लुंड्रा विधानसभा पर प्रबोध मीन जी हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? और इन चारों उम्मीदवारों को देखते हुए कांग्रेस के लिए कितना चुनौती होगा? हर चुनाव चुनौती होता है। उस पार्टी में उनने निर्णय लिया, उनको उम्मीदवार बनाया, उनको बधाई। लेकिन जरूर याद रखिएगा कि एक विश्वास होता है पब्लिक का। चुनौती हर चुनाव में है। 2018 में जब कांग्रेस जीती थी तो जबरदस्त लुभावने घोषणा पत्र की बदौलत जीती थी, ये कहा जाता है। 2023 में पहला तो ये बताइए कि क्या रिपीट करेगी कांग्रेस की गवर्नमेंट, और अगर रिपीट करेगी तो इस बार 2023 में प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? आज के वातावरण में तो, क्योंकि
पिछले 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका में जो दूसरी पार्टी का होना चाहिए रोल, वो नहीं था। चुनाव में सीधे आप उम्मीदवार पहले घोषित करके फिर तैयारी करना, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस ने जो बोला वो किया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? किसानों का कर्जा माफ। छोटी मोटी बात नहीं है, 1000 करोड़ रुपए आप माफ किए, बोले किए। अब क्या घोषणा पत्र में आता है इस बार का, वो तो अभी बना नहीं है ना, उनने डिक्लेयर किया है। दूसरा, एक समर्थन मूल्य जो आपका 2500 रुपये प्लस एक 2600 कुछ में आप धान खरीद रहे हैं, एक गरीब परिवार के रूप में जिनको जो पहले 1800 रुपये में बेचते, 700 रुपये बहुत होता है। अब मेहनत करने जा रहे हैं, आज सरकारी रेट 350 रुपये से ऊपर है, एक लेबर का बता रहा हूँ। तो दिन भर मेहनत क्यों करता है? वो क्या पैसा गिन के करता है? उसको मालूम है मेरी मजबूरी है, हम उस दिन भर मेहनत करेंगे तो हमारा परिवार चलेगा। उसको 2 वक्त के रोटी से ज़्यादा आशा नहीं। जो कांग्रेसी लीडर हैं वो इन पहलुओं पर ज़्यादा दमदारी से बोलते हैं, अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमने कर्जा माफ़ी किया, 25 रुपये किलो धान खरीदा, और भी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो बहुत, मैं चूंकि फील्ड में जाता हूं, लोगों से बातें करता हूं, 100% कहते हैं ये गलत है, 100% किसानों का कर्जा माफ़ी नहीं हुआ है जैसा कि वायदा था। दूसरा, 25 रुपये किलो धान खरीदी करने की वाहवाही आप लूटते हैं, लेकिन क्या 25 रुपये किलो की धान खरीदी कर देना वाहवाही लूटने का मुद्दा होना चाहिए? किसान, चूंकि आपने कहा कि आप एक फार्मर भी हैं, आप लागत मूल्यों को भी बाखूबी जानते हैं, आप 25 नहीं, अगर आप रेट 35 कर दें, और एक किसान जो है बहुत छोटा किसान है, आप तो खैर सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं, लेकिन आप उनकी दर्द को भी क्या समझते हैं जो 2-4 एकड़ के मालिक होते हैं और उनका लागत मूल्य इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर बात वही बराबर आ जाती है। वाहवाही तो 25 या 35 का लूटा जा सकता है, 28 का लूटा जा सकता है। आज बीज की महंगाई को देख सकते हैं, खाद की महंगाई को, यूरिया DAP बहुत मुश्किल से मिलता है। पिछले सत्र में, इस बार तो चुनाव नज़दीक है तो बहुत आसानी से मिल गया। अब 2022 को देख लें, बहुत मुश्किल से खाद बीज उपलब्ध हुआ था। फिर जो व्यापारी होते हैं वो महंगे कीमतों में बेचे, किसान बहुत त्रस्त था इन चीज़ों से। इसके बावजूद भी आप मानते हैं कि ये कांग्रेस की उपलब्धि है? देखिए, एक समर्थन मूल्य देना और जो लागत है, पहले अगर लागत 10-20% से आगे बढ़ा है, खाद का रेट बढ़ा, बीज का रेट बढ़ा, तो उसी हिसाब से समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। लेकिन जो किसान आखिरी टाइम मेहनत करता है, सबसे बड़ा चीज़ वर्षा का होता है। अभी आप देख रहे हैं, अभी सावन भर पानी गिर गया। पिछले साल मैं खुद इतने किसानों के साथ, क्योंकि मेरे पास के लिए नदी से लिफ्ट इरिगेशन कर रहा हूँ, पानी का सुविधा है, जो दाढ़ में लगाते हैं, जिनके पास पानी का सुविधा नहीं, उनका थरा तक नहीं लग पाया था। बिल्कुल सही। दूसरा, खाद के लिए जो योजनाएं हैं, आज वर्मी कंपोस्ट आप सोसाइटियों से ले रहे हैं, जो 2 रुपये किलो गोबर खाद हो, 10 रुपये किलो के रूप में, लेकिन उस चीज़ में भी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जरूरत तो खुद ले जाएगा किसान, नहीं तो हर किसान के घर में 2 गाय 2 बैल ऐसा तो है ही। और जो योजनाएं बना रहे हैं, उसका योजनाएं सही बनी है, लेकिन वो धरातल पे सही रूप में, आज गौठानों को जाके देखिए, पैसा आ रहा है, लेकिन उसका जो भी समिति है या जो भी उसका संचालन कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। मैं इस सब चीज़ के जवाब दे ही नहीं, मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक किसान का पुत्र हूँ, आपने जो बोला, निश्चित रूप से हमको झेलना पड़ता है। बहुत सारे किसान हैं जिनको खाद उपलब्ध नहीं हो पाया, खाद छींटने के टाइम वो छींट नहीं पाया तो फसल नहीं हो पाया। मौसम का मार है, प्राकृतिक को तो कोई नहीं जानता पानी कब गिरेगा नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, योजनाएं ऐसे बननी चाहिए जो उनको, अगर पानी नहीं गिरा तो हमारे को, आज वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है, जगह जगह बोरिंग खोद रहे हैं, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई कर रहा है? पानी जो बह रहा हो, गिर रहा हो तो बह जा रहा है। एनीगेट बन रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार कहीं पता चल रहा है। मैं खुद जब 2013 में 14 में 5-6 जगह वहाँ एनीगेट बनाए थे, वहाँ खाली धरातल में कुछ था नहीं, कॉलम तक नहीं था, पूरा वैसे ही और कागज पत्तर में ओके। बाबा, एक वक्त के लिए फिर ये मान लेते हैं कि कांग्रेस संगठन ने आपको प्रेमनगर विधानसभा से टिकट डिक्लेयर कर दिया, ये भी मान लेते हैं कि आपकी भारी बहुमत से जीत हो जाती है, आप बन जाते हैं विधायक, ये भी मान लेते हैं कि सरकार आपकी बन जाती है, यानी कि कांग्रेस की बन जाती है। क्या बदलाव होगा प्रेमनगर में? कितना बदलाव होगा? क्या सूरत हाल होंगे उस वक्त? देखिए, मानने के लिए तो जैसे आपने सवाल पूछा, मान लेते, मानने के ऊपर नहीं है, एक मेहनत होता है। अब अगर कांग्रेस उस लायक समझती है, टिकट देती है, वहाँ से चुने जाते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या है?
नेता नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, नेता मत चुनिए, सहयोगी चुनिए। सहयोगी मतलब समझे, जो आपके सुख दुख हर चीज पे, योजनाओं में आपके साथ खड़े रहे। हम वहाँ अपना बोरा भरने नहीं जा रहे, अपना कमाई करने नहीं जा रहे। आपका कमाया हुआ चीज क्या है पता है? आपका व्यवहार, आपका काम करने का तरीका। विधायक की गरिमा होती है। अब विधायक को बोलिएगा कि कहीं जाके तुम खुद ठेकेदारी करो या काम बांटो, तो वो विधायक का काम नहीं है। विधायक क्यों चुना गया है? क्योंकि जनप्रतिनिधि का दायित्व ये बनता है कि वहाँ के लोगों की समस्या का हल करे, ना कि अपने घर के समस्या का हल करे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें धन्यवाद। वक्त दिया, बहुत बहुत सारी धन्यवाद। बातें की, दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे राजघराने से और सियासत से इनके परिवार का, रियासत से इनके परिवार का बहुत गहरा नाता है और सियासत से भी गहरा नाता है। ऐसे व्यक्तित्व से आज मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों को रूबरू कराऊं, इनसे रूबरू कराऊं और इनका आपसे रूबरू कराऊं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि विंकी बाबा का जो विचार है, जो सोच है, जो नज़रिया है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, राजनीति के लिए, सियासत के लिए, वो उन लोगों तक भी पहुंच जाए। चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही दिग्गजों से हम आपको मिलवाते रहते हैं, आगे भी मिलवाते रहेंगे। दिग्गज नहीं, आप ही जैसा एक भाई हो, किसान का बेटा हो। दिग्गज वो होते हैं जिनको अहंकार घमंड रहता है। हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं दिनेश भाई, और हमेशा जमीन से जुड़े रहें।